हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इतना भयंकर केस है कि जब उस केस के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिना फाइल देखे ही ये कहते हुए इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया था कि तुम वही कातिल हो ना जिसने एक ब्राइट स्टूडेंट का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसने उस होनहार छात्र के बदन पर 17 बार बेरहमी से वार किए थे। कहानी आगे सुनाऊं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात है 15 मार्च साल 2013 की। उस दिन शाम के करीब 7:30 बजे आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि दयालबाग इलाके में खेल गांव के पास एक लावारिस लाल कलर की ऑल्टो कार सुबह से पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही 2 पुलिस अफसर उस कार तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि कार लॉक की हुई है। पुलिस अफसर चाबी बनाने वाले को बुलाती हैं। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उस कार को अनलॉक किया जाता है। पुलिस कार की जांच करती है। कार में से कोई शंकास्पद चीज़ तो नहीं मिलती, पर कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर एक चिट्ठी थी जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो नंबर कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा का ही नंबर था। पुलिस ने जब ऋषिपाल शर्मा को उनकी कार के बारे में बताया तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वैसे भी शाम से उनके घर में हड़कंप मचा हुआ था। ऋषिपाल शर्मा की 23 साल की बेटी नेहा उस कार को इस्तेमाल करती थी। आज भी सुबह से वो कार लेकर अपनी कॉलेज के लिए निकली थी, पर उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। ना ही उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही वो वापस अपने घर लौटी थी। घर वाले सुबह से उसकी तलाशी कर रहे थे। अब पुलिस की टीम भी नेहा की तलाश में लग गई। नेहा शर्मा आगरा की मशहूर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक होनहार स्टूडेंट थी। एमएससी और एमफिल करने के बाद नेहा नैनो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। नेहा के पिता को अपनी इस होनहार बेटी पर काफ़ी नाज था। रोज़ शाम के 5 बजे वापस अपने घर आ जाने वाली नेहा उस दिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। एक के बाद एक करके उसकी माँ ने नेहा को 50 बार कॉल किया, पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। घबराई हुई माँ ने नेहा के पिता को बताया। अब सभी घर वाले मिलकर नेहा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी नेहा के पिता पर आगरा पुलिस कंट्रोल रूम से उनकी कार के बारे में फ़ोन आता है। निर्भया कांड हुए अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। डर और दहशत का माहौल अभी तक बना हुआ था। पुलिस ने इस बारे में तुरंत एक्शन लेना उचित समझा। रात के 8 बजे के आसपास पुलिस ने डीईआई के कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनसे नेहा के बारे में पूछताछ की। इन पूछताछ से पुलिस को पता चला कि नेहा आखिरी बार डीईआई की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। पुलिस की टीम फौरन लैब की तरफ चल पड़ी। साथ में नेहा के माता पिता और परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। जैसे ही लैब का दरवाज़ा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर पड़ी थी नेहा की खून से सनी हुई लाश। नेहा के मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसकी सलवार उसके घुटने तक खिसकी हुई थी। उसके बदन पर किसी नुकीली चीज से काटे जाने के कई सारे घाव थे। पूरी लैब में हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। मालूम हो रहा था कि जैसे मारने वाले ने हर एक वार के बाद अपने हाथ उन टिश्यू पेपर से साफ किए हो। उस कमरे में इस कदर खून था कि नेहा के कपड़ों का रंग भी पता नहीं चल रहा था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर माँ वहीं पर बेहोश हो गई, जबकि नेहा के पिता भी बेसुध होकर अपना सिर पकड़कर वहीं कोने में बैठ गए। पुलिस वाले भी लैब का मंजर देखकर सन्न रह गए थे। लैब की किसी भी चीज़ इधर उधर नहीं हुई थी। बस लैब में इस्तेमाल होने वाला पिपेट का एक टूटा हुआ हिस्सा ज़मीन पर पड़ा था, जबकि उसका आगे वाला नुकीला हिस्सा नेहा के पेट में अभी तक घुसा हुआ था।
लैब का मंजर देखकर समझ आ रहा था कि मौत से पहले नेहा का रेप किया गया होगा या फिर रेप करने की कोशिश की गई होगी। नेहा के साथ हुई दरिंदगी और उसके मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। आगरा जिले का हर छोटा बड़ा पुलिस अफसर और छोटे बड़े पत्रकार घटना स्थल तक पहुंच गए। पुलिस ने सबसे पहले नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लैब को सील कर दिया गया। इसी माथापच्ची में 3 दिन गुजर गए। पुलिस का सारा ध्यान कॉलेज और लैब के लोगों के बीच में से कातिल को ढूंढने पर ही था। पुलिस ने नेहा के क्लासमेट्स और उनके अलावा सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। इन्हीं पूछताछ के दौरान एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। पुलिस जब विशाल से पूछताछ करने उसके घर गई तो विशाल के घर के बाहर से ही पुलिस को बहुत कुछ मिल गया। विशाल की साइकिल बाहर खड़ी थी, उस पर भी खून के निशान थे। विशाल की जींस और जूते बाहर सूख रहे थे, उस पर भी खून के निशान अभी तक थे। पुलिस को लगा कि उनका काम तो अब आसान हो गया। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार किया और 3 दिन तक लगातार उससे पूछताछ की, पर विशाल ने नेहा के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। विशाल के कपड़े और जूते पर से जो निशान मिले थे उन्हें फॉरेंसिक में भेजा गया। 3 दिन बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि असल में वो खून के निशान थे ही नहीं, बल्कि किसी रंग के धब्बे थे। पुलिस को विशाल को छोड़ना पड़ा। पुलिस घूम फिर करके वापस वहीं पर आ गई जहां से इस केस की शुरुआत हुई थी। पुलिस के पास अब कोई लीड नहीं थी। जो कुछ जानकारी मिल सकती थी वो शायद कॉलेज कैंपस, नेहा के क्लासमेट्स और टीचर्स की मदद से ही मिल सकती थी। पर कॉलेज के लोग पुलिस को अपनी जांच में कुछ खास सहयोग दे नहीं रहे थे। उल्टा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पुलिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट तक दाखिल कर दी, पर इन सब के बावजूद भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। वैसे में एक दिन नेहा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का पिछले कई दिनों से नेहा को परेशान कर रहा था। घर वालों ने बताया कि नेहा के कुछ दोस्तों के मुताबिक उदय स्वरूप नेहा से मिलने उसकी लैब तक भी जाया करता था। अब उदय स्वरूप DEI के चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी का भांजा था और अपने मामा के दम पर पूरे कॉलेज में रौब जमाता फिरता था। पुलिस ने उदय स्वरूप को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया, पर उदय स्वरूप ने नेहा को जानने तक से इनकार कर दिया। उदय स्वरूप को थाने में बुलाने तक से हंगामा खड़ा हो गया। उसके मामा और DEI के चेयरमैन का पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। शुरुआती पूछताछ के बाद जब पुलिस को उदय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उसे भी छोड़ना पड़ गया। इसी दौरान नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा का कत्ल करने से पहले उसे भारी मात्रा में क्लोरोफॉर्म सूंघाया गया था। हालांकि नेहा के साथ रेप हुआ था या नहीं उसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं किया गया था। कत्ल के 15 दिन बाद 29 मार्च के दिन पुलिस एक बार फिर से नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब पहुंची और एक बार फिर से बारीकी से एक एक चीज़ की जांच करने लगी। लैब के एक एक उपकरण को बारीकी से देखा गया। इसी जांच में पुलिस को लैब में से कुछ बाल मिले, जिनमें से कुछ बाल पुरुष के थे तो कुछ महिला के। इन सभी चीज़ों को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। इसी दौरान पुलिस कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से पूछताछ तो कर ही रही थी। इसी पूछताछ के दौरान एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि मर्डर के दिन लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू नेहा की कार चलाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने उसी रात संधू को उठा लिया। पूछताछ के दौरान संधू ने नेहा की कार चलाने की बात तो कबूल की, पर उसने ये भी बताया कि वो वैसे भी नेहा के कहने पर कई बार उसकी गाड़ी चला चुका है। इधर जब लैब से मिले बाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के लिए पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। उदय स्वरूप का DNA लैब से मिले बाल से मैच हो रहा था। ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि लैब से मिले बाल उदय स्वरूप के प्यूबिक हेयर थे, यानी गुप्तांग के बाल।
जब सारे सबूत उदय स्वरूप के खिलाफ ही गवाही दे रहे थे तो पुलिस ने दबाव बनाकर उदय स्वरूप को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। इस बार पुलिस ने अपने साथ एक साइकोलॉजिस्ट को भी बिठाया और उदय से जानकारी निकलवाने के लिए एक नई ही तरकीब अपनाई। पुलिस ने उदय से सीधे सवाल जवाब नहीं किए, बल्कि उसे ढेर सारी अलग अलग पर्चियों में अलग अलग सवाल लिखकर दिया और उन सबके जवाब लिखने को कहा। इन पर्चियों में पुलिस ने घुमा घुमा कर सवाल किए, जिसके जवाब उदय को भी लिखकर ही देना था। पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और घुमाते घुमाते उदय स्वरूप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके बाद सामने आई नेहा के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी। असल में उदय स्वरूप को लंबे अरसे से नेहा से अट्रैक्शन हो गया था। वो बार बार लैब जाकर नेहा से मिलने की, उससे बात करने की कोशिश करता रहता था, पर नेहा उसे ज़रा भी भाव नहीं दे रही थी। और एक पीएचडी स्कॉलर एक गुंडे जैसे को क्यों ही भाव देगी। पर उदय स्वरूप ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू का संपर्क किया, क्योंकि उसे पता था कि यशवीर पर नेहा को अच्छा भरोसा था। वो कभी कभी नेहा को छोटी बड़ी बातों में मदद करता रहता था। 15 मार्च के दिन यशवीर ने ही फ़ोन करके उदय स्वरूप को बताया कि आज के दिन नेहा लैब में अकेली होगी। यशवीर खुद उस दिन चपरासी को चाय के बहाने लैब से बाहर लेकर चला गया और उदय स्वरूप लैब में इस्तेमाल करने वाला क्लोरोफॉर्म अपने साथ लेकर लैब में आ गया। नेहा चुपचाप लैब में अपना काम कर रही थी। उदय स्वरूप को आया हुआ देखकर नेहा ने उसे फिर से एक बार नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपना काम करने लगी। उदय पूरी तैयारी के साथ ही आया हुआ था। वो चुपके से नेहा के पीछे आया और क्लोरोफॉर्म से सना रुमाल अचानक से नेहा की नाक पर दबा दिया। नेहा तुरंत बेहोश होकर लैब में ही गिर गई। उदय ने नेहा के मुंह में रुमाल ठूंस दिया और उसके हाथ भी बांध दिए। इसके बाद वो नेहा की सलवार उतारने लगा, पर शायद उदय स्वरूप ने क्लोरोफॉर्म कम इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि नेहा अभी तक पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। उसने उदय की इन हरकतों का अच्छे से प्रतिकार किया। उसने हाथ पांव मारकर उदय को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। जब उदय को अपनी हरकतों में कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी तो उसने लैब में इस्तेमाल होने वाला पिपेट उठाया और उसे आधा तोड़ दिया और उस टूटे हुए पिपेट से वो नेहा के शरीर पर लगातार एक के बाद एक वार करता रहा। इन अंधाधुन एक के बाद एक हुए वार से नेहा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून निकलने लगा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक खून निकलने की वजह से नेहा की उधर ही मौत हो गई। फिर उदय स्वरूप ने नेहा के कार की चाबी ली और लैब के बाहर इंतज़ार कर रहे यशवीर संधू को दे दी और उसे कार दूर कहीं छोड़ देने को कहा। यशवीर ने भी ठीक वही किया जो उसे करने को कहा गया। उसने नेहा की कार को दयालबाग इलाके के खेल गांव के पास खड़ा कर दिया। इधर चपरासी ने लैब को ताला भी लगा दिया। मर्डर के 39 दिनों के बाद 23 अप्रैल साल 2013 के दिन पुलिस ने इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दोनों आरोपी उदय स्वरूप और यशवीर संधू को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। नेहा के घर वाले आज तक न्याय का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं, पर हम सभी को पता है कि हमारी न्यायपालिका इंसाफ देने के मामले में कितनी ढीली है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको बिहार की करीना के मर्डर वाला ये वीडियो भी देखना चाहिए, जिसकी हत्या सिर्फ इस वजह से हो गई कि उसने अपनी 16 साल की बहन को किसी के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था।